नमस्कार। आज हम 1947-48 के उन बहुत अहम महीनों पर बात कर रहे हैं जब कश्मीर का भविष्य एक तरह से लिखा जा रहा था। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है, कश्मीर का विश्वासघात 1947-48 की ऐतिहासिक भूलें। तो हम इसी के नजरिए से उस दौर के कुछ फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये वो समय था जब भारत का बंटवारा हुआ था, रियासतें अपना भविष्य तय कर रही थीं, माहौल बहुत संवेदनशील था। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर देखेंगे कि कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ, पाकिस्तान ने जो वो कबायली हमला करवाया और फिर कैसे ये मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। और ये विश्लेषण कहता है कि कुछ शुरुआती फैसलों ने शायद मामले को और उलझा दिया। हाँ, इसी पर हम गौर करेंगे। तो चलिए उन घटनाओं और तथाकथित चूकों को देखते हैं जिनका असर आज तक महसूस होता है। तो शुरुआत करते हैं अगस्त 1947 से। कश्मीर एक रियासत थी, महाराजा हरी सिंह शासक थे, हिंदू, पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। सही। और उनके सामने मोटे तौर पर 3 विकल्प थे, भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं या फिर आज़ाद रहें। और महाराजा का झुकाव शुरू में आज़ादी की तरफ था, है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि वो स्वतंत्र रहेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल समझौता, मतलब चीजें जैसी हैं वैसी रखने का समझौता, वो तो कर लिया। लेकिन भारत के साथ नहीं किया। नहीं, भारत के साथ ऐसा कोई समझौता उस वक्त नहीं हुआ। पर फिर 22 अक्टूबर 1947 को चीजें तेजी से बदलीं। हाँ, वो तारीख जब पश्तून कबायलियों ने हमला कर दिया। और विश्लेषण कहता है कि उनके साथ पाकिस्तानी फौजी भी थे, कबायलियों के भेस में। और इस हमले में काफी लूटपाट और हिंसा हुई। खासकर बारामूला का जिक्र आता है, जहां गैर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जी, इस हमले से महाराजा हरी सिंह पर जाहिर है बहुत दबाव बना और उन्होंने फिर भारत से मदद मांगी, सैन्य मदद। यहीं से चीजें फिर भारत के पक्ष में मुड़ी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हाँ। और इस तरह कानूनी तौर पर जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत ने भी तेजी दिखाई। सेना हवाई जहाजों से श्रीनगर भेजी गई और उन्होंने हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू किया। यहाँ पर ये विश्लेषण एक बहुत अहम मोड़ की बात करता है, जिसे वो एक बड़ी शायद रणनीतिक चूक मानता है। अच्छा, वो क्या थी? वो ये कि जब भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी और ये मुमकिन दिख रहा था कि वो पूरे इलाके को, जिसे आज हम पीओके कहते हैं, जी, उसे वापस ले सकती है। हाँ। तभी प्रधानमंत्री नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को ये मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया, वो भी यूएन चार्टर के आर्टिकल 35 के तहत। आर्टिकल 35, हाँ, वो सदस्य देशों को ऐसे विवाद सामने लाने की इजाजत देता है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हो। बिल्कुल। और इस विश्लेषण में ये दावा भी है कि ये फैसला शायद सरदार पटेल या पूरी कैबिनेट से सलाह किए बिना ही ले लिया गया था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो एक तरह से द्विपक्षीय और कानूनी मुद्दा था, वो अंतर्राष्ट्रीय बन गया। हाँ, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। और फिर ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया, सीज फायर। और लड़ाई वहीं रुक गई जहां फौजें थीं। बिल्कुल। तो नतीजा ये हुआ कि कश्मीर बट गया, करीब 2/3 भारत के पास रहा और 1/3 पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पीओके कहते हैं। फिर यूएन ने वो जनमत संग्रह का प्रस्ताव भी तो रखा था। हाँ, रखा था, पर उसकी शर्तें थीं और शर्तें साफ थीं। पहली, पाकिस्तान पीओके से अपनी पूरी सेना हटाएगा। दूसरी, भारत अपनी सेना कम करेगा। और फिर जनमत संग्रह होगा। हाँ, तीसरी शर्त। लेकिन विश्लेषण कहता है कि पाकिस्तान ने पहली शर्त ही कभी पूरी नहीं की, अपनी सेना हटाई ही नहीं। तो जनमत संग्रह की नौबत ही नहीं आई। लेकिन हाँ, एक जनमत संग्रह का मिथक, जैसा विश्लेषण कहता है, वो जरूर बन गया और चलता रहा। तो अगर हम इस विश्लेषण की नजर से देखें तो कई अगर मगर सामने आते हैं, जैसे अगर विलय में देर ना होती, हाँ, या अगर भारत से भी स्टैंड स्टिल समझौता होता, या फिर अगर सेना को अपना ऑपरेशन पूरा करने दिया जाता और मामला यूएन ना ले जाया जाता। बिल्कुल। विश्लेषण का तर्क यही है कि इन सब ने मिलकर कश्मीर के भविष्य को बहुत प्रभावित किया। और ये भी कहा गया है कि सरदार पटेल, जिन्हें रियासतों को भारत में मिलाने का अनुभव था, उन पर इस मामले में पूरी तरह भरोसा शायद नहीं किया गया। जी, विश्लेषण में कुछ इतिहासकारों का हवाला भी है जो मानते हैं कि अगर पटेल ने ये मामला संभाला होता, जैसे उन्होंने हैदराबाद या जुनागढ़ का संभाला, तो शायद नतीजा कुछ और होता।
हो सकता है कश्मीर का पूरा एकीकरण हो जाता। ये एक विचार है जो विश्लेषण रखता है। एक और बात जो ये विश्लेषण कहता है वो इतिहास लिखने के तरीके पर है कि कैसे बाद में किताबों में, मीडिया में इसे बस एक जटिल मुद्दा कहा गया। हाँ, और पाकिस्तान की जो शुरुआती आक्रामकता थी या जो कूटनीतिक चूकें बताई जा रही हैं, उन पर शायद उतना जोर नहीं दिया गया। और नतीजा हम देख रहे हैं, 75 साल से ज्यादा हो गए, मुद्दा अभी भी है। युद्ध हुए, आतंकवाद ने जाने ली। हाँ, 2019 में आर्टिकल 370 हटा, लेकिन पीओके तो अभी भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो संक्षेप में विश्लेषण का निचोड़ यही है कि 1947-48 के उन शुरुआती घटनाओं और फैसलों की छाया बहुत लंबी है। वाकई ये पूरी चर्चा दिखाती है कि इतिहास के कुछ मोड़ों पर लिए गए फैसले कितने दूरगामी असर वाले हो सकते हैं। विलय से लेकर यूएन तक का सफर, इसने वाकई स्थिति को बहुत पेचीदा बना दिया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हिचकिचाहट, बाहरी दखल और कूटनीति के दांव पेंच मिलकर एक ऐसा मुद्दा बना देते हैं जो दशकों तक सुलझ नहीं पाता। और आखिर में ये सोचने वाली बात है जो विश्लेषण हमें छोड़ जाता है, अगर उस वक्त इतिहास के उस नाजुक मोड़ पर कुछ अलग फैसले लिए गए होते तो क्या आज वाकई दक्षिण एशिया का नक्शा कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचते रहने की जरूरत है।